हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल अनुपम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और पढ़ाई में व्यस्त हों। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले वाली क्लास की अगर बात किया जाए तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये कवर कर चुका था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। ठीक, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है और उनसे किसी अन्य आवेश पर किस प्रकार से बल लगता है, उसका फार्मूला क्या है, ये सब डेरिवेशन क्या होता है, ये सब कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, तुरंत जाइए देखिए और उसका आनंद उठाइए। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? देखिए, एक कहानी सुना रहे हैं आप लोगों को। क्या है कहानी? आए दिन आप लोग साउथ की मूवी तो देखे ही होंगे। बिल्कुल कहोगे कि जी सर जी, इसमें क्या, साउथ की मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ठीक, उसमें विलेन भी रहता है और एक हीरो भी रहता है। विलेन का अपना एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अंदर चाहे वो पुलिस ही जाए, चाहे कोई भी जाए, बिना उसके परमिशन के कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। अब ठीक है, एक विलेन का अपना एक क्षेत्र हो गया ना। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझिए, आप नए हैं, किसी गांव में घूमने गए। ठीक, अब उसमें कुत्ते तो होते ही हैं, गली के कुत्ते, आवारा कुत्ते। अरे भाई आप नहीं कुत्ते होते हैं। अब आप गए तो क्या होता है, आपको अपरिचित मान करके जैसे ही देखता है, आप भी देख रहे हैं, कुत्ता भी देख रहा है, जैसे ही भागने की कोशिश किए तो वो दौड़ा लेते हैं। और एक क्या होता है, बॉर्डर के तहत, एक बॉर्डर तक जा करके, एक पर्टिकुलर एरिया तक जा करके अगर आप उसको पार कर लिए तो कुत्ते अपना बेचारे क्या हो जाएंगे, वापस रिटर्न हो जाते हैं। उसी तरीके से वो एरिया है, उसमें क्या होता है, हीरो की एंट्री हो गई। मान लेते हैं हीरो की एंट्री हो गई। ठीक, अब क्या होता है कि विलेन बोलता है हीरो से कि ये एरिया हमारा है, तुमको यहां आने से पहले या कुछ भी करने से पहले मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। अब देखिए, तो हीरो क्या जवाब देता है कि एरिया तो कुत्तों का होता है, शेर जहां पैर रख देता है वहीं का वो राजा हो जाता है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, मुझे लगता है कि आप लोग इससे समझ गए होंगे। क्षेत्र का मतलब है एक पार्टिकुलर, किसी भी व्यक्ति के आसपास का, ठीक, पार्टिकुलर क्षेत्र। उसी तरीके से वैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि किसी आवेश के, क्या, किसी आवेश के चारों तरफ का ही क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का ही क्षेत्र। ये मान लीजिए आवेश है, इसके चारों तरफ का क्षेत्र। ठीक, जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाने पर, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाने पर यह इसके वैद्युत प्रभावों का अनुभव करने लगता है। यह इसके वैद्युत प्रभावों का अनुभव करने लगता है। यही तो होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र है। एकरे चारों तरफ का वो क्षेत्र है ना, एकरे चारों तरफ का ही क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाने पर इसके वैद्युत प्रभावों का अनुभव करता है, उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हाँ, अब कहोगे कि सर जी ये तो बता दिए, समझ में आ गया, परिभाषित भी कर दीजिए। वैद्युत क्या है? वैद्युत क्षेत्र अगर बात किया जाए तो वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके रेंज में कोई आवेश आ जाने पर उसके वैद्युत प्रभावों का अनुभव करने लगता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, ये आवेश इसके तरफ, ये क्या है, चारों तरफ क्षेत्र है। ये आ गया तो या तो ये अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिपल्स करेगा। ठीक ना,
या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपल्स करेगा। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो वैद्युत क्षेत्र मान लेते हो गया। ठीक, अब यही जो है क्या होगा कि वैद्युत प्रभावों का अनुभव कर रहा है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है यह एक पार्टिकुलर, ठीक है, लाइंस के ही थ्रू व्यक्त किया जाता है। पार्टिकुलर लाइंस का मतलब क्या है कि वही जो पार्टिकुलर लाइन होती हैं उन्हीं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। यानी कि यह हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ध्यान देना। ये जो वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इसके द्वारा इसका जो क्षेत्र बना है, यह जो क्षेत्र है क्या है, लाइनों के ही थ्रू, किसके थ्रू, लाइनों के ही थ्रू व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं लाइनों के ही सहारे यह आवेश किसी अन्य आवेश पर वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने की रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं होती हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये निष्कोणीय और वक्रीय होती हैं। क्या होती हैं, निष्कोणीय और वक्रीय होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कुल मिला जुला करके क्या होगा, ध्यान रखना आप लोग। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोणीय वक्रीय रेखाएं, निष्कोणीय वक्रीय रेखाएं, ये आप लोग देख रहे होंगे, जिस पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश स्वतंत्र व पृथक रूप में क्या कर सके, गति कर सके। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोणीय वक्रीय रेखाएं जिस पर परीक्षण आवेश स्वतंत्र व पृथक रूप में गति कर सके, यही होता है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। अब इनका जो है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके गुण के बारे में जानते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, इसका गुण। ठीक है, देखिए अब ये जो बल रेखाएं होती हैं ना, ये आवेश कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल कहोगे 2 प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश, एक तो ऋण आवेश, एक तो धन आवेश और एक तो ऋण आवेश। पहली क्वालिटी क्या है, या पहली जो है कि प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, क्या, धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से क्या होती हैं, निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर ऋण आवेश की बात किया जाए तो ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती हैं। बल रेखाएं ऋण आवेश पर आकर के क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। समझिए ना, पहला धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और दूसरा ऋण आवेश पर बल रेखाएं आकर के समाप्त होती हैं। अभी इन दोनों को हम जोड़ करके भी बताएंगे, चिंता मत करिए। दूसरा भी हो गया, और तीसरे की अगर बात किया जाए, तीसरा क्या होता है, ठीक, ये जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये बल रेखाएं, मान लीजिए ये हो गया बल रेखाएं, ये बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। ठीक, जहां तक ये बल रेखाएं निकल रही हैं या आ रही हैं, जहां से समझिए कि वहां तक उसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो क्या होगा, क्या अब क्या हो रहा है कि इनके जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को ना, ठीक,
उनकी जो दिशा है, यानी कि इस पर अगर धन परीक्षण आवेश को छोड़ दिया जाए, तो इस पर छोड़ दिया जाए, तो ये अब कंफ्यूज होगा कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, ठीक है। या इस पर अगर परीक्षण आवेश को छोड़ दिया जाता है तो जब वो गति करेगा तो अब देखिए दिशा दो तरफ हो गई ना, अब कंफ्यूज कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। अब इस स्थिति में क्या होता है कि जब परीक्षण आवेश कंफ्यूज होगा तो इसका मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दो पर्टिकुलर एरिया की क्या होगी, दिशा निर्धारित नहीं हो सकती, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दो क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती, ऐसा होना क्या है, असंभव है, ठीक है। अगर कोई पृष्ठ है, बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी या समाप्त होंगी, इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत निकलेंगी या समाप्त होंगी, समझ गए, लंबवत निकलेंगी या समाप्त होंगी। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई वस्तु है, छठवां पॉइंट हो जा रहा है, छठवां पॉइंट, अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए त्रिविमी कोई वस्तु है, ठीक, तो बल रेखाएं इसके बाहर बाहर ही होंगी, क्या होंगी, बल रेखाएं इसके बाहर बाहर ही होंगी, ना कि अंदर, ठीक। अब कहोगे कि सर जी ये अंदर जा रहा तो अंदर नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। अगर बल रेखाएं आ रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी, इसी के अंदर समाप्त हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, अंदर समाप्त हो जाती हैं। और अगर कहोगे कि निकल रही हैं तो क्या केंद्र से नहीं, बिल्कुल, कि यह वस्तु से अगर बल रेखाएं निकल रही हैं तो ये अनंत पर जाकर के समाप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु के अंदर यानी कि भीतर बल रेखाओं की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, समझ गए ना। यानी कि यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के भीतर बल रेखाओं की वैल्यू शून्य होगी, यानी बल रेखाएं होंगी नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, समझिए ना। मुझे लगता है कि ये 5-6 पॉइंट आप लोगों को बेहद बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसी बात पर लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बल रेखाएं होती हैं अभी आप लोगों को बताया है कि क्या धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती है, तो इनके बीच या धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं तो उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा गुण होता है, ठीक। ये सब क्या होता है और बल रेखाएं किस प्रकार से इनमें जो है कि इन्वॉल्व होती हैं और उनका जो फिगर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है क्या है, एकल आवेश के कारण बल रेखाएं, आवेश के कारण बल रेखाएं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है धन आवेश, धन आवेश अगर हो तो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, ये हो गया धन आवेश, क्या हो गया, धन आवेश, ठीक। अब इसके पहले आप लोगों को बताएं धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, तो धन आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी, यानी तीर का निशान बाहरवा की तरफ होगा। धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अनंत पर समाप्त होती हैं, कहां पर, अनंत पर समाप्त होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की तरफ और अनंत पर समाप्त होती हैं, ठीक है। अब दूसरा अगर पॉइंट की बात किया जाए, अगर क्या हो, ऋण आवेश हो, ऋण आवेश हो, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, तो मिटाइए। अगर ऋण चार्ज है, इसके पहले बताया गया कि बल रेखाएं इसी पर आकर के समाप्त होती हैं, तो ध्यान रखना बल रेखाएं जानते हैं कहाँ से आती हैं, इसीलिए हम नहीं बताएं आप लोगों को, थोड़ा सा
मिस्टीरियस पॉइंट भी तो रखना है ना, ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ ही रहे और आगे जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहें। तो इसमें क्या होता है कि ऋण आवेश में, जब ऋण आवेश होता है तो अनंत से बल रेखाएं आती हैं। कहाँ से? अनंत से बल रेखाएं आती हैं और ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती हैं। ऋण आवेश पर यानी तीर का निशान अंदर की तरफ होगा। एक बार फिर समझिए, ऋण आवेश है तो बल रेखाएं अनंत से आएंगी और ऋण आवेश पर ही समाप्त होंगी। ठीक, और आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। धन आवेश के कारण भी हो गया बल रेखाएं, ऋण आवेश के कारण भी बल रेखाओं का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ये जान लिया आप लोग। ठीक, अब ये दोनों आवेश, चाहे वो सजातीय आवेश हो चाहे वो विजातीय आवेश हो, इन दोनों को जब एक साथ रखते हैं तब बल रेखाएं किस प्रकार से बनती हैं उसको देख लीजिए। सजातीय आवेश होने पर, सजातीय आवेश होने पर, सजातीय में क्या होगा, दोनों आवेश पॉजिटिव होंगे, दोनों आवेश पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बताया गया था कि यहां से निकलेंगी बल रेखाएं, निकलेंगी सजाती में क्या होता है, सजाती जब आवेश होता है तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, देखिए कि बल रेखाएं भी एक दूसरे को दूर भगाती हैं, यानी कि एक दूसरे को रिपल्स करती हैं। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। जब सजातीय आवेश है तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, बल रेखाएं भी एक दूसरे को दूर भगाती हैं। अब क्या होगा, जब ये दूर भगाएंगे जाएंगे कहाँ, बल रेखाएं कहाँ पर जाएंगी, अनंत पर जाएंगी, यानी कि इनसे बल रेखाएं निकलेंगी और अनंत पर समाप्त होंगी। लेकिन इनके बीच ये वक्री आप लोग देख रहे हैं, वक्री रेखाएं निकल रही हैं, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इन्हीं वक्री रेखाओं के भी, इन्हीं वक्री रेखाओं के कारण इनके बीच अट्रैक्शन बल लगता है, या फिर यह कह सकते हैं कि अट्रैक्शन बल के कारण ये रेखाएं क्या होती हैं, वक्री हो जाती हैं, एक दूसरे को रिपल्स करती हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यही देख लेते हैं। अगर ये चार्ज दोनों के दोनों नेगेटिव हो तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, नेगेटिव होने पर बल रेखाएं, इसके पहले बताया गया अनंत से आएंगी इसी पर समाप्त होंगी, तो बल रेखाएं अनंत से आएंगी और इसी पर समाप्त होंगी। बल रेखाएं अनंत से आएंगी और इसी पर क्या हो जाएंगी, समाप्त होंगी। अब क्या हो रहा है कि ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से जुड़ क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि सजातीय आवेश है। आप लोग तो पढ़ाया गया आप लोगों को, सजातीय आवेश होने पर इनमें रिपल्सन होता है। यह हम कह सकते हैं सजातीय आवेश होने पर इनके बीच ये जो बल रेखाओं के क्या है, रिपल्सन होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, या फिर प्रतिकर्षण बल के कारण ही ये बल रेखाएं इस तरीके से वक्र मुड़ जाती हैं, एक दूसरे को दूर भगाती हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। अब इसके बाद विजातीय आवेश होने पर देख लीजिए, विजातीय आवेश होने पर, विजातीय आवेश होने पर
हेट्रोजीनियस होने पर। होमोजीनियस आप लोग देख लिए, हेट्रोजीनियस होने पर क्या होगा, देखिए एक तो प्लस चार्ज और एक तो माइनस चार्ज। अब आप लोग खुद सोचिए, एक तो मेल है, दूसरा का फीमेल है। हम मेल फीमेल एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा, उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, बिल्कुल। तो क्या होता है, धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और कहाँ पर समाप्त होंगी, आप लोगों को शुरू शुरू में ही बता दिया गया। धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, धन आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इन्हीं बल रेखाओं के कारण ही इनके बीच, यानी कि इस तरीके का बल रेखाओं का स्ट्रक्चर होता है, इसी के कारण इनके बीच अट्रैक्शन बल लगता है, या फिर यह हम कह सकते हैं कि इनके बीच अट्रैक्शन बल के ही कारण ये बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं, यानी कि धन से निकलती हैं और ऋण पर समाप्त होती हैं। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो क्या होगा, एक बात और, ये तो हो गया धन परीक्षण आवेश, ऋण परीक्षण आवेश की बात कर रहे हैं। अभी हम बता देते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। धन आवेश, ऋण आवेश, आप लोगों को धन धन, ऋण ऋण और धन का अलग, ऋण का अलग, इन सबको बता दिए। अब इसमें क्या होगा, इनकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी एक की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो बल रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, ज़्यादा बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ें। अगर मान लीजिए कि कोई भी निकाय है, उसमें वैद्युत क्षेत्र जो है वह क्या हो, एक समान हो, क्या हो, एक समान हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र होने पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होने पर, यानी कहने का मतलब यह है कि वैद्युत, मान लीजिए ये कोई निकाय है, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इनमें क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये जो बल रेखाएं हैं यह क्या होंगी, ये एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होंगी, ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र होने पर बल रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ, अब देखिए आप लोग वैद्युत क्षेत्र यानी कि बल रेखाओं की दिशा के बारे में जान लिए हैं। ठीक है, अब जब बल रेखाओं की दिशा के बारे में जान लिए, जाहिर सी बात है कि बल रेखाओं की एक निश्चित दिशा भी होगी। ठीक है, और जब बल रेखाओं की एक निश्चित दिशा होती है तो उनके द्वारा क्या होता है, बल भी लगाया जाता है या उन पर बल लगाया जाता है, यानी कि आवेश पर बल लगाया जाता है, आवेश के द्वारा बल लगाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला करके अगर अगली टॉपिक की बात किया जाए तो अगली जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें ये क्या होता है, इसको समझिए इस तरह से कि कोई आवेश है, क्या है, कोई आवेश है, इसको हम मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश। अब कहोगी कि ये फिर नाम आ गया, लेकिन इसके पहले आप बताएं नहीं कि परीक्षण आवेश क्या होता है, चिंता काहे कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बताएं कि आगे बताते हैं।
अब जा करके आप लोगों को बता दे रहे हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसी क्षेत्र में रखी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा वह आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा वह आवेश जिसके कारण कोई सोर्स जो चार्ज है, कोई स्रोत आवेश है, वह प्रभावित नहीं होता है, वह प्रभावित नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। एक बार फिर समझिएगा, किसी क्षेत्र में रखा हुआ वह आवेश, ठीक है, किसी क्षेत्र में रखा हुआ वह आवेश जिसके कारण कोई स्रोत आवेश किसी प्रकार का वैद्युत प्रभाव का अनुभव नहीं करता या इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब इसको जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग तो जान ही गए होंगे, Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। यह जो आवेश होता है यह काल्पनिक आवेश होता है। क्या होता है? काल्पनिक आवेश होता है, बस केवल मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा आवेश होता होगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है। अब ये जो धन परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश है, समझिए ना। अब इस आवेश पर क्या होगा कि किसी सोर्स आवेश द्वारा बल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा, किसी के भी द्वारा बल लगाया जाएगा, ये इस तरह समझिए, ठीक। जब इस पर बल लगाया जाएगा इसका मतलब है कि ये जो आवेश है ये अकेला आवेश है, इस पर बल लगाया जा रहा है, तो जिस दिशा में बल रहेगा उसी दिशा में ही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मुझे लगता है कि समझे होंगे। देखिए समझिए इस तरह से, कुल मिलाकर के इसको कहने का मतलब यह है कि प्रत्येकांक धन परीक्षण आवेश पर, प्रत्येकांक केवल अकेले प्रत्येकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बात किया जाए, इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक सदिश राशि। अभी आप लोगों को बताया ना कि जिस दिशा में क्या होगा, जिस दिशा में बल लगेगा, जिस दिशा में इस आवेश पर बल लगेगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी, ठीक। तो E बराबर क्या हो जाएगा, समझिए इसको। अभी क्या बोले थे, प्रत्येकांक धन परीक्षण आवेश पर, प्रत्येकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल मान लेते हैं F है, धन परीक्षण आवेश Q0, लगने वाला बल F है, तो E बराबर क्या होगा, वेक्टर F अपान Q0 हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब इसी के बारे में और भी चीज़ों के फैक्ट की बात कर लेते हैं। क्या होता है, अगर बात किया जाए इसके यूनिट की, बेहद इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछता है, ठीक है। IMP लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, नया टन, न्यूटन प्रति आवेश का कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। F की बीमा क्या होती है, mLT-2। अरे आप लोग तो निकाल ही लेंगे, इसका AT ऊपर करेंगे तो क्या होगा, mLT -3A -1, mLT -3A -1 हो जाएगा, इसकी बीमा होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। और ये तो हो गया। अब ये जो F है यह क्या है, अगर बात की जाए वैद्युत बल है, वैद्युत बल, इसके पहले आप लोग को बताएं कूलाम के नियम में F बराबर क्या होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई आवेश है
तो इससे एक पार्टिकुलर दूरी पर, रेडियस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी कि इंटेंसिटी है, क्या इंटेंसिटी है, वह कितनी होगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि r दूरी पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, इसको मिटाएं, देखते हैं इसी के आगे ही। इंटेंसिटी इक्वल टू, सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, r दूरी पर मान लीजिए कोई आवेश हम रख रहे हैं, कौन सा आवेश रख रहे हैं, Q0 रख रहे हैं, या Q0 से r दूरी पर हम रख रहे हैं Q को। ठीक, तो दो आवेश इनके बीच बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके बीच माध्यम का, अगर मान लेते हैं कोई माध्यम है, परावैद्युत पदार्थ है, तो K हो जाएगा, K इंटू क्या होगा, Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माध्यम का परावैद्युतांक K इंटू Q0 अपान R स्क्वायर होल अपान Q0। ठीक, Q0 से Q0 कट गया, अब बचता क्या है, ये बच रहा है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया। अब क्या है, इंटेंसिटी जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों को बता दिए थे। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो K है, अगर ये आवेश वायु या निर्वात में है, किसमें, वायु या निर्वात में है, तो K के वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो यहाँ से K हट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसी पर सॉल्व करते हैं। क्या कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई। अब दूरी r बराबर कितना, 1 मीटर है। ठीक, तो निकाल लीजिए, एकदम सिंपल सा हो जाएगा। E इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 गुणे E की वैल्यू, Q की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 पूरे बट्टे 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर वही रहेगा, 16 नामा 128, 16 नामा 144, पहाड़ा नहीं आ रहा मुझे, 44 गुणे 10 ज्ञाते, इसमें से घट जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक, या अथवा ये कितना होगा, 1 अंक दशमलव इधर कर लेंगे तो यहाँ से बढ़ जाएगा, तो 1.44 गुणे 10 ज्ञाते -9, या 1.44 नैनो की जो बात है, नैनो। ठीक, ये किसकी वैल्यू, ये न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इतना नैनो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और टर्म से इसमें देख लीजिए, क्या है, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे आवेश हैं, तो बल भी बहुत सारे लगेंगे, जब बल भी लगेंगे तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तब क्या होगा, ठीक है, भिन्न भिन्न इंटेंसिटी है तो क्या होगा, मान लीजिए एक है E1, E2, E3 डॉट कितने तक, En तक है, तो क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर किसी निकाय में, किसी बॉडी में
इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक, तो उनका हम क्या करते हैं, सीधे सीधे सदिश योग कर लेते हैं। मान लीजिए कि उस निकाय का नेट इंटेंसिटी वेक्टर ई है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4। आप लोग पढ़े ही है ना, अध्यारोपण सिद्धांत, जिस तरह बल लगता है उसी तरह से इंटेंसिटी भी हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर En होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।